हेलो जो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और आप लोगों ने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया है। हम लोग अध्याय नंबर 1 फसलों का उत्पादन और प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों की इसके ऊपर ऑलरेडी 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है और हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज ये जो क्लासेस है इनके प्रश्नोत्तरों की क्लासेस है कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वास्तविकता में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम लोगों के सामने अगर 4 विकल्प आता तो उसमें से हम किसी विकल्प को ढूंढ पाते या नहीं ढूंढ पाते। परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता उसके आज हम लोग चर्चा करते हैं। पिछले सालों में कुछ प्रश्न इस अध्याय नंबर 1 से कैसे आप लोगों से प्रश्न पूछे गए उसकी भी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज आपका टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों को हर एक प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जो बच्चे आज हमसे पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 की यूट्यूब चैनल पे फ्री में तैयारी करवा रहे हैं। हमारी साइंस के ऑलरेडी 4 क्लासेस हो चुकी है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। फिर जाके आप लोगों को ये आज का जो टेस्ट है वो देना है। आज हम इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं या कौन कौन से प्रश्न संभावित है उसके आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी बच्चों को अपना कमेंट बॉक्स में जरूर नाम लिख देना है। जो बच्चे आज हमसे पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो आज की क्लास को हम लोग करते हैं, ये बिना देरी करते हुए करते हैं स्टार्ट। ओके, तो करें आज की क्लास को स्टार्ट। चलिए आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, तो आप लोगों को हर एक प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। प्रश्न बहुत आसान है, जो हम लोगों ने पढ़ा है पिछले 4 क्लासेस में डिस्कशन किया उसी के आधार पे प्रश्न है, ठीक है। तो जो बच्चे आज हमसे पहली बार जुड़े उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पुरानी क्लासेस को देख लें ताकि उन लोगों की क्लास से कंटिन्यू हो जाए। ये टॉपिक जैसे कंप्लीट हो जाए हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। क्षतिग्रस्त बीजों बीज जल की सतह पे क्या होते हैं। क्षतिग्रस्त का मतलब होता है बेटा खराब बीज। जो खराब बीज होते हैं वो जल की सतह पे क्या करते हैं, है ना। तो पहला विकल्प है वो जल के अंदर डूब जाते हैं, जल के ऊपर तैरते हैं, दोनों डूबते भी हैं तैरते भी हैं, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं, जो खराब बीज होते हैं, तो मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि मान लीजिए हम लोग एक पात्र लेते हैं, उसके अंदर हम लोग कुछ जल की मात्रा लेते हैं और इसके अंदर अगर अंदर हम लोग कुछ बीजों को डालते हैं तो जो अच्छी किस्म के बीज होते हैं, जो स्वस्थ बीज होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, और जो खराब बीज होते हैं, जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो पानी के ऊपर क्या होते हैं, तैरना चालू करते हैं, यानी कि तैरते हैं। तो हमारा विकल्प नंबर कौन सा आ जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी बताया उनका बिल्कुल राइट आंसर है कि क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पे तैरते हैं। आइए दूसरे प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, तो आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए। हर एक प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। जो बच्चे आज हमसे पहली बार जुड़े अपना नाम जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते हैं या आपका कोई भी प्रश्न पूछते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है जिससे हम लोग और आगे क्लासेस आप लोगों के लिए बेहतर कर सके, है ना। तो चलिए दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत प्यारा प्रश्न है। फसल उगाने का प्रथम चरण है। फसल जब हम लोग उगाते हैं तो उसका प्रथम चरण कौन सा है। तो हम लोगों ने बहुत प्यारे कृषि पद्धतियों में हम लोगों ने 7 चरणों के बारे में बात किया था, है ना, जिसमें हम लोगों से यही पूछा प्रथम का मतलब होता है शुरुआत का, पहला चरण कौन सा है। तो पहला चरण उसने 4 विकल्प दिया है कि पहला चरण क्या सिंचाई, क्या राइट है, सिंचाई करना है, मिट्टी को तैयार करना, सी वाला दिया इसमें कटाई, और डी वाला दिया बुआई। तो फसल उगाने का प्रथम जो चरण है वो कौन सा बेटा, मिट्टी को तैयार करना है। जब हम कृषि पद्धति की बात करते हैं तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि मिट्टी को तैयार किया जाता है, खेत को समतल किया जाता है। जब मिट्टी तैयार हो जाती है, खेत हमारा समतल हो जाता है, तभी हम लोग उसमें फसल का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने है ना। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना और फिर आप लोगों को अपना आंसर देना है। बिना समझे बिना पढ़े आप लोग अपना प्रश्न का आंसर नहीं देना है क्योंकि वो गलत हो जाए, ठीक है। तो बहुत प्यारा प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्न में से कौन रबी की फसल है ना। देखिए मैंने आप लोगों को जब रबी और खरीफ की फसल के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को स्पष्ट बोला था कि आपके से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इस बात की संभावना दिखे कि वो आपसे नाम ही पूछेगा रबी और खरीफ की फसल के बारे में, है ना बेटा। तो देखिए हम लोग फिर मैं बता रहा हूँ, हम लोग अध्याय नंबर 1 जो टॉपिक नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा उसी के प्रश्न उत्तरों की हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत प्यारा प्रश्न है। निम्न में से कौन रबी की फसल है। रबी की फसल सोयाबीन है, मूंगफली है, सरसों है या मक्का। तो हम लोगों ने 2 फसल पढ़ी थी। एक पढ़ी थी बेटा हम लोगों ने खरीफ की फसल
और एक हम लोगों ने पढ़ी थी रबी की फसल। खरीफ की जो फसल होती है वो कब बोई जाती है, तो वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, और जो रबी की फसल होती है वो शीत ऋतु में उगाई जाती है। तो पहले ऋतुओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, मौसम के आधार पे ये हम लोगों ने खरीफ और रबी की फसल। अब खरीफ की जो फसल होती है बेटा, इसमें किसको हम लोगों ने लिया था, तो खरीफ की फसल में अच्छा उदाहरण है हमारा सोयाबीन, है ना। और रबी की फसल में सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा गेहूं, है ना। इसके अलावा भी हम लोगों ने पांच पांच दोनों के नाम याद किए थे। तो खरीफ की फसल में हम लोगों ने सोयाबीन को लिया था, मूंगफली को लिया था, मक्का को लिया था, सरसों नहीं है। सरसों जो है वो बेटा कैसी फसल है, तो जो सरसों है वो रबी की फसल है, इसलिए हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, विकल्प नंबर सी। सरसों है, अलसी है, गेहूं है, चना है, ये कौन सी फसल है, सरसों, अलसी, गेहूं, चना, ये रबी की फसल है। और खरीफ की फसल कौन कौन सी हो गई, सोयाबीन हो गई, मूंगफली, मक्का, है ना, कपास, ये सब कौन सी फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई। इसलिए हमारे इस प्रश्न विकल्प का आंसर क्या आ जाएगा, इस विकल्प का आंसर विकल्प नंबर सी आ जाएगा, कि जो रबी की फसल है वो सरसों। बस परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई कठिन लेवल नहीं आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, पढ़िए, समझो और मुझे इसका आंसर पढ़िएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उचित समय एवं अंतराल, उचित समय का मतलब होता है सही समय, और अंतराल, अंतराल को हम लोग गैप बोल सकते हैं, है ना, कि विभिन्न गैप के अंतराल में तो उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना क्या कहलाता है, ठीक है। उचित समय और उचित गैप में अगर हम फसल को जल देते हैं तो उसको हम लोग आखिर क्या बोलते हैं, ये हमारे प्रश्न में पूछा है। तो विकल्प नंबर 1, उसको निराई बोला जाता है, बी है उसको कटाई बोला जाता है, सी है उसको सिंचाई बोला जाता है, डी है उसको बुआई का बोला जाता है। तो देखिए निराई का तात्पर्य क्या होता है, तो निराई का तात्पर्य तो ये होता है कि जो भी हमारी फसल के सामने दूसरे पौधे बाहर निकलते हैं उनको हम लोग हटाते हैं। तो निराई तो नहीं होगा, तो विकल्प नंबर 1 गलत हो गया। डी कटाई, कटाई तो हम लोग कब काटते हैं, जब हमारी फसल पूरी पक जाती है तब हम लोग उसको काटते हैं। विकल्प नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिंचाई, ठीक है। तो उचित समय और अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। बुआई नहीं होगा, क्योंकि बुआई के समय हम लोग बीज को क्या करते हैं, बोते हैं जमीन के अंदर। तो इसका प्रश्न का विकल्प का, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, सिंचाई करना, ठीक है। और ये कौन सी फसल में दी जाती है सिंचाई करने का काम, रबी की फसल में किया जाता है, जैसे गेहूं है, चना है, ये जब फसल बोई जाती है तो उसमें हम लोगों को सिंचाई, जो फसल होती है उसको हम लोग पानी देते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर उत्तर हो गया विकल्प नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के सामने बहुत प्यारा प्रश्न है, तो इस प्रश्न का आंसर मुझे दे दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के सामने है, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है। जैसे कोई दान, हमारी फसल कट जाती है, फिर हम लोग उसको इकट्ठा करते हैं, फिर मशीन में हम लोग निकालते हैं, तो दाना अलग हो जाता है और भूसा अलग हो जाता है। तो जो दाना और भूसे जो होता है उसको अलग करना क्या कहलाता है। तो पहला विकल्प है खरपतवार। खरपतवार हम लोग किसको बोलते हैं, कि हमारी फसल के सामने दूसरे अन्य पौधे जो बाहर निकल के आते हैं उसको हम लोग खरपतवार बोलते हैं। तो विकल्प नंबर ए तो हमारा उत्तर नहीं होगा, है ना। विकल्प नंबर बी की हम लोग बाद में बात करेंगे। विकल्प नंबर सी की अगर हम लोग बात करें, साइलो, साइलो किसको बोलते हैं, तो जहां पे हम लोग क्या करते हैं, भंडारण करने का काम करते हैं, तो ये भी नहीं आएगा, साइलो भी नहीं आएगा। तीसरा नंबर है पाटल। पाटल क्या काम करता है बेटा, तो पाटल बड़े बड़े पत्थरों के ढेरों को तोड़ने का काम करता है, तो तीनों विकल्प नहीं आएगा। अब विकल्प नंबर बचा है बी, थ्रेसिंग कहलाता है। दाने और भूसे को जो अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग के अंतर्गत ही हम लोग क्या करते हैं, दाने और भूसे को अलग करते हैं, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। चलें अगले प्रश्न की ओर। बहुत आसान आसान प्रश्न है, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसी के आधार पे ये प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए अगला प्रश्न है, बीजों को पेड़ों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए आवश्यक क्या। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो बीज है वो पेड़को का मतलब होता है जो हमारे जानवर होते हैं जो हमारी फसल को खा जाते हैं, है ना, जो बीजों को खा जाते हैं उनके, और सूक्ष्म जीवों से अगर हम लोगों को संरक्षित रखना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो साइलो करना चाहिए। साइलो क्या, साइलो तो वहां होता है जहाँ पे हम लोग भंडारण करते हैं ना। दूसरा है उसको सिंचाई करना चाहिए। खेतों में सिंचाई करने से क्या सूक्ष्म जीव से हम लोगों की रक्षा होती है क्या, नहीं, सिंचाई से तो पाले से रक्षा होती है, उर्वरक मिलाने से तो नहीं होती है। तो हमारा विकल्प नंबर आ जाएगा सी, भंडारण करना चाहिए। बीजों को पेड़ को सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उसका भंडारण करना सबसे ज्यादा आवश्यक होगा। अगर हम बीजों
पेड़ को सूक्ष्म जीव से बचाना चाहते हैं तो उसका अगर हम लोग भंडारण कर देंगे सही तरीके से तो वो क्या हो जाएगी, इन सूक्ष्म जीवों से उसका बचाव हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 पढ़िएगा और मुझे आंसर बताइए। निराय का तात्पर्य क्या है? निराय किसको बोला जाता है ना, हम लोगों ने पढ़ा था निराय के बारे में पूरा डिटेल में कि निराई किसको बोला जाता है। तो जो फसल उगाना उसको निराई बोला जाता है? नहीं, फसल जो उगाई जाती है तो उसको तो हम लोग बुआई कहते हैं। फसल को पानी देना ये तो सिंचाई में काम करते हैं, सिंचाई में हम लोग फसल को पानी देते हैं। सी है बिना उगाए पौधों का हटाना, बिल्कुल विकल्प नंबर सी आ जाएगा कि निराय या निंदाई का तात्पर्य होता है जो बिना उगाए पौधे हमारे खेतों में बाहर निकल के आते हैं उनको हम लोगों को हटाना ही निराई कहलाता है। और निराई जो है वो हम लोग खुरपी से कर सकते हैं या हेरो का प्रयोग उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी मुख्य फसल के साथ में जिसे जो भी बिना उगाए प्राकृतिक रूप से जो पौधे बाहर निकल के आते हैं उन्हीं को हटाने के लिए उनको जो हटाया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग निराई कहते हैं। और जो पौधे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, खरपतवार कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो 7 है इसका जो आंसर है वो विकल्प नंबर सी बिल्कुल आ जाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न नंबर 8 है ना, प्रश्न नंबर 8 पढ़िए, समझिए और उसका हल मुझे बताइए। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब तैयार किए गए हैं, है ना, पूरा एनालिसिस करके तैयार किए गए हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा है उसी के आधार पे आप लोगों के सामने प्रश्न है, आप लोगों को हर एक प्रश्न का आंसर मुझे देना है। बहुत प्यारा प्रश्न आप लोगों के सामने है। बीजों की बुआई का आधुनिक उपकरण क्या? अगर हम लोग बीजों को बोते हैं तो उसका आधुनिक उपकरण, आज की बात कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग बीजों को बोने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो इसमें पहला नंबर, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा बताइए। बहुत आसान है यार, इतने आसान आसान प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो हर प्रश्न का आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन बच्चा कितना अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा है, कितने अच्छे से मुझे आंसर कर पा रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो इसका क्या आ जाएगा, विकल्प नंबर सी आ जाएगा। सीड्रिल का प्रयोग हम लोग करते हैं। और ये जो सीड्रिल होती है कैसे संचालित होती है? तो ये जो सीड्रिल है बेटा ये ट्रैक्टर से संचालित होती है। वर्तमान में हम लोग सीड ड्रिल का ही प्रयोग करते हैं बीजों को बोने के लिए। हल का प्रयोग नहीं करते, हल का प्रयोग तो हम खरपतवार हटाने के लिए करते हैं, पाटल का प्रयोग पत्थरों के ढेरों को तोड़ने के लिए करते। तो ठीक है, तो बीजों की बुआई का जो आधुनिक उपकरण है वो कौन सा है, वो सीड्रिल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न नंबर 9 आप लोगों के सामने, बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को मुझे बताना। ये है हमारा प्रश्न नंबर 9। ठीक है, तो हर टॉपिक होने के बाद में हम हर उसके जो प्रश्न उत्तर है उसके हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए ये प्रश्न उत्तर कौन, इन प्रश्नों का आंसर अच्छे से कौन बच्चे दे पाएंगे? जिन्होंने पिछली 4 क्लासेस को देखा है, जिन्होंने प्रॉपर नोट्स बनाया है, जिन्होंने पूरा रिवीजन किया है, वही बच्चे इन प्रश्नों का आंसर सही तरीके से दे पाएंगे। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है ना, नहीं पढ़ा है, तो आप लोग इन प्रश्नों को उत्तर देना आप लोगों के लिए कठिन हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है बेटा, प्रश्न नंबर 9, पशु अपशिष्ट गोबर और पादप अवशेष से क्या बनता है? ठीक है, पशुओं का अपशिष्ट होता है, गोबर होता है, मलमूत्र होता है, पादप, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधों की पत्तियां है ना, या खराब अवशेष है, उनसे आखिर क्या बनता है? तो विकल्प नंबर ए, उनसे कार्बनिक खाद बनता है। विकल्प नंबर बी, उनसे रासायनिक उर्वरक बनते हैं। विकल्प नंबर सी, उनसे खरपतवारनाशी बनता है। और विकल्प नंबर डी, उनसे कचरा बनता है। तो मुझे बताइए पशुओं के अपशिष्ट गोबर से क्या बनता है? तो खाद बनता है। और कैसा खाद बनता है? कार्बनिक खाद बनता है। इसलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा विकल्प नंबर ए। ठीक है, केमिकल उर्वरक हम लोग नहीं बनाते, खरपतवारशी मतलब दवाइयां का प्रयोग करते हो, कचरा तो नहीं होता। ठीक है, तो पशुओं के जो गोबर अपशिष्ट से हम लोगों को मिलता है वो कार्बनिक खाद मिलता है। कार्बनिक खाद अगर हम लोग खेतों में उसका प्रयोग करेंगे तो उसकी जो भूमि है उसकी उर्वरक क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि करता है। इसलिए कार्बनिक खाद हम लोगों के लिए बहुत अनिवार्य होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, बहुत देखिए फिर आगे रबी और खरीफ, खरीफ और रबी की फसलों से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षा में। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या बोला था, सिर्फ ये नाम 5 नाम इधर खरीफ की फसल के, 5 नाम रबी की फसल के पता होना चाहिए, बस आप लोग इतने में आंसर दे पाएंगे। तो मैं कुछ चीजें आप लोगों को ऐसी बता रहा हूँ जो बिल्कुल शॉर्टकट है,
बिल्कुल उनके आंसर जो है वो शॉर्टकट में आप बता सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 बहुत प्यारा प्रश्न है। धान एवं मक्का कौन सी फसल है? यानी कि धान और मक्का को आप लोग कौन सी फसल बोलेंगे? खरीफ की फसल बोलेंगे या रबी की फसल बोलेंगे या दोनों बोलेंगे? ठीक है, ये इनमें से कोई नहीं बोलेंगे। तो धान और मक्का की बात करें बेटा, तो कौन सी फसल है बताइए? तो धान और मक्का खरीफ की फसल है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि धान और मक्का कौन सी फसल है? तो धान और मक्का खरीफ की फसल है। क्योंकि क्यों खरीफ की फसल है? क्योंकि बेटा इनको हम लोग वर्षा ऋतु में बोने का काम करते हैं। तो जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है वो खरीफ की फसल है। और हम लोगों ने 5 एग्जाम्पल पढ़े थे, सोयाबीन, धान, मक्का, है ना, मूंगफली। तो वो कौन सी फसल है? धान और मक्का खरीफ की फसल है। तो हमारा विकल्प नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 बहुत प्यारा प्रश्न है और ये लीजिए 2019 में पूछा गया प्रश्न है। क्या बोला था मैंने कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वही टॉपिक आएंगे। आप लोगों को सामने जो टॉपिक है उसी में से आप लोगों से प्रश्न पूछाएगा। ये लीजिए प्रश्न नंबर 11 पूछ लिया गया था 2019 में। ये देखिए, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। वो जो 10 क्वेश्चन हो गए वो कौन से क्वेश्चन है? वो हम लोगों ने एनालिसिस करके बनाए। तो ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों से परीक्षा में पूछे गए। तो जेएनवी 2019 का ये प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रश्न है, मक्का उगाने के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है? मतलब कौन सी परिस्थिति में हम लोग मक्का नहीं उगा सकते, है ना? तो मक्का उगाने के लिए इस परिस्थिति के अनुसार नहीं। तो ये आर्द्रता की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आर्द्रता यानी कि नमी होता है, तो हम लोगों को नमी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो हम लोगों को चाहिए। बी, न्यूनतम तापमान। ठीक है, मक्का उगाने के लिए न्यूनतम तापमान की आवश्यकता नहीं होती है, हमेशा उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। और वर्षा की तो आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि मक्का जो है वो खरीफ की फसल है, इसलिए वर्षा और आर्द्रता की तो हमारी आवश्यकता होगी। तो इसका आ जाएगा बेटा विकल्प नंबर डी कि न्यूनतम तापमान की हमको आवश्यकता नहीं होती है। हमको कैसा तापमान चाहिए? हमको उच्च तापमान की आवश्यकता पड़ती है। उच्च तापमान, अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा विकल्प नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। पढ़िए, समझिए और आंसर मुझे इसका करके। ये भी 2019 का प्रश्न है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि 2019 में पूछा गया था। आप मुझे बताइए, हम लोगों ने नहीं पढ़ा क्या? यही तो पढ़ा है। मैं फिर बोल रहा हूं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसी में से आप लोगों के लिए क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आप लोगों को एक भी क्लास को मिस नहीं करना। आप लोगों के पास में टाइम टेबल है कि कब साइंस की क्लास हो रही, कब मैथ्स की क्लास हो रही, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो डेली क्लास को देखिएगा, है ना। आपको लोगों को उससे बहुत फायदा मिलने वाला है, बहुत आप लोगों को इसमें हेल्प होने वाली है। तो आप लोग मुझे बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। प्रश्न नंबर 12 ध्यान से पढ़िएगा। खेत में खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्न में से कौन सा औजार उपयोग करता है? अगर खेत में से खरपतवार निकालना है तो किसान कौन सा औजार का प्रयोग करता है? तो कुदाल, बिल्कुल कुदाल का प्रयोग करता है खरपतवार को निकालने के लिए। ठीक है, हल, हल से भी खरपतवार हालांकि निकाला जाता है, लेकिन हल का प्रयोग अ, फसल के बाद में किया जाता है, यानी फसल नहीं उगी उससे पहले किया जाता है। लेकिन खेत में अगर खरपतवार है उसको निकालने के लिए कुदाल जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है। कुल्हाड़ी का उपयोग तो नहीं करता है। कल्टीवेटर, कल्टीवेटर का भी प्रयोग क्या करता है? मिट्टी को पलटने और पोला करने के लिए करता है। और हल का प्रयोग भी मिट्टी को पलटने और पोला करने के लिए किया जाता है। इसलिए जो किसान होता है वो कुदाल का प्रयोग करता है किसके काम कर, क्या करने के लिए? खरपतवार को निकालने के लिए। ठीक है, हालांकि इसकी जगह अगर वो अ, खुरपी अगर विकल्प देता तो वो विकल्प आई थिंक थोड़ा सा बेटर होगा। ठीक है, चलिए चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 आप लोगों के सामने है। बीज बोने में उपयोगी होती है। चलिए बताओ कौन सी चीज ऐसी है जो बीज बोने में हम लोग उसका प्रयोग कर। ये यार ये वो तो आसान प्रश्न है, तो दे सकते हैं। ये देखिए प्रश्न रिपीट हो गया, है ना। तो बीज बोने में उपयोगी कौन सी चीज होती है? हंसिए से हम लोग बीज बोते हैं, कुदाली से बोते हैं, सीड्रिल से बोते हैं, या स्प्रिकल से तो विकल्प नंबर सी, सीड्रिल का प्रयोग किया जाता भैया। बीज अगर हम लोगों को बोना है तो सीड्रिल का प्रयोग किया जाता है। तो सीड्रिल किससे चलती? ट्रैक्टर। देखिए सीड्रिल से दो प्रश्न आ गए, ऐसे ही तो प्रश्न आएंगे। और ये 2020 का प्रश्न है, जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि बीज बोने में उपयोगी होता है। तो सीड्रिल का प्रयोग हम लोग बीज बोने में करते। तो आप लोग समझ पा रहे कितना आसान है
इन प्रश्नों के आंसरों को देना। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 विषय है, पढ़िएगा ध्यान से, निम्न में से कौन सा समूह खरीफ फसल का है? खरीफ की फसल का समूह कौन कौन सा है जिसमें तीनों प्रश्न तीनों जो फसल है वो खरीफ। और ये प्रश्न 2021 में पूछा गया था, और मैंने क्या बोला था आप लोगों को, खरीफ और रबी की फसल से प्रश्न पूछा जाता है। और मैं फिर बता रहा हूं आपको, केवल 5 नाम खरीफ की फसल के, 5 नाम रबी की फसल के अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग समझ पा रहे। अभी 14 प्रश्न हुए, इसमें से 3 प्रश्न खरीफ और रबी की फसल के एग्जाम्पल से आ चुके हैं। और ये देखिए 2021 में भी पूछा गया था प्रश्न कि बताइए खरीफ की फसल का समूह कौन सा है। इसलिए 5 नाम खरीफ की फसल के याद कर लेना, 5 नाम रबी की फसल के नाम याद कर लेना बेटा, प्रश्न उससे जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत प्यारा प्रश्न है, 2021 में पूछा गया प्रश्न, निम्न में से कौन सा समूह खरीफ की फसल का है। तो विकल्प नंबर 1 की बात करें, कपास चना गेहूं। देखिए गेहूं नहीं होता बेटा, है ना, गेहूं तो रबी फसल है, तो इसमें भी गेहूं दे रखा, तो ये दोनों विकल्प तो हमारे वैसे ही गलत हो, क्योंकि दोनों गेहूं गेहूं रबी की फसल, तो ये खत्म हो गया। चलिए विकल्प नंबर बी की बात करें, चना नहीं होता बेटा, है ना, चना क्या होता है, चना तो रबी की फसल है, इसलिए विकल्प नंबर डी आ जाएगा। कपास, मक्का और धान जो है वो खरीफ की फसल है। 2021 में पूछा गया इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं किस लेवल से आप लोगों की परीक्षा में पूछा जा रहा है, और मैं आप लोगों को किस लेवल से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों का क्रियाकलापों पर विचार करिए। आप लोगों के सामने 4 क्रियाकलाप दे रखे हैं। एक पहला है जुताई, दूसरा है फसल चक्रण, तीसरा है परती जमीन, और चौथा है खाद और उर्वरक मिलाना। इसमें आपसे पूछा है, इसमें मृदा को पोषण देने वाली पद्धति कौन कौन सी है, यानी कि ये जो 4 पद्धति दी गई है, इसमें से मृदा को पोषण यानी कि पोषक किन किन पद्धतियों से मिलता है। और ये प्रश्न कौन सा है, 2023 का प्रश्न है। 2023 में प्रश्न पूछा गया था कि कृषि पद्धतियों में पोषण, मिट्टी को पोषण किन किन तरीके से देते हैं। ठीक है, तो जुताई, जुताई तो हम लोग नहीं करते बेटा, क्योंकि जुताई तो मिट्टी को पोला करने में काम आती है ना, तो जुताई हमारा नहीं होता है ना, तो विकल्प नंबर ए तो हमारा नहीं आएगा, मिट्टी को पोषण नहीं देता। फसल चक्रण, बिल्कुल फसल चक्रण, एक फसल के बाद दूसरी फसल, फिर दूसरे किस्म की फसल बोते हैं, इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहती है, उसमें पोषण मिलता रहता है। प्रति जमीन, यानी कि प्रति जमीन का मतलब हुआ कि इस बार हम लोगों ने मान लीजिए सोयाबीन को बो दिया, फिर अगली अगली फसल हम लोगों ने नहीं बोई है, पूरा खेत खाली पड़ा हुआ है, और फिर हम लोग अगली फसल उसमें बोने वाले, तो उससे भी हम लोगों को मिट्टी को क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलता है। खाद और उर्वरक मिलाना, खाद और उर्वरक तो इसीलिए दिए जाते हैं ताकि मिट्टी की जो पोषक तत्व है उसमें वृद्धि हो सके। तो कौन कौन सा विकल्प आ रहा है, 2 3 4, तो विकल्प नंबर डी आ जाएगा, 2 3 और 4। ठीक है, तो इसमें मिट्टी से हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को पोषक देने का काम करती है, फसल चक्रण, प्रति जमीन, खाद और उर्वरक मिलाना। ठीक है, तो ये हमारे जो भी हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था फसल उत्पादन और प्रबंधन, उससे प्रश्न 15 प्रश्न हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आएगा, आप लोगों ने प्रश्नों को उत्तर दिए होंगे। आप लोगों के 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जो बच्चे आज हमसे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना है तथा अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना है। नवोदय से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग ये सब चीजें जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ नोट्स में प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये नवोदय अकेडमी जो ऐप है इसको इंस्टॉल कर लेना है बेटा। जब आप लोग इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे अगर आप लोग आएंगे तो आप लोगों को कक्षा 9 पे क्लिक करना है, और जब आप कक्षा 9 पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज दिखाई देगा। इसमें साइंस पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहीं पे आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। आप लोग इन पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा नवोदय अकेडमी है, इस पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी प्रिंट आउट भी आप लोग निकाल सकते हैं। ये सब आप लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त में, इसके लिए कोई चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जा रहा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, है ना, और इसी के साथ में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगली क्लास में अगले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, है ना। इसी प्रकार आप लोग मेरे साथ में कंटिन्यू बने रहें, एक भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। तो मैं ये लेता हूं कि आप लोगों की जो पूरी तैयारी मैं यहाँ पे करवा के रहूंगा, है ना। पूरी तैयारी करेंगे, पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस हम लोग नहीं पढ़ेंगे, और परीक्षा में उसी से आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा। ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, पूरा कोर्स कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, पूरा साइंस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ। बस आप लोगों को पूरा एंड तक मेरे साथ में बने हुए रहना है, और आप लोगों को हमेशा मुझे सपोर्ट करते हुए
रहना। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात होगी नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए थैंक